मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है जहाँ पर वसाइल कम और ख्वाब बड़े होते हैं। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। सो सिंस माई चाइल्डहुड मुझे ऐसे लगता था कि मैं दुनिया बदलने की ताकत रखती हूँ। ये पॉडकास्ट उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं। इन पाकिस्तान अगर हम तोड़े हैं तो वी आर द सॉल्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे कल्चर में देयर आर लॉट ऑफ ग्लास सीलिंग्स जो आपको ब्रेक करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये बात हमें कई बार सुनने को मिलती है, सियासतदानों से, अपने टीचर्स से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि इवन गानों में। और जब ये बात मुसलसल आपके कानों में पड़ती है, तो पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए बड़े ख्वाब देखना ज़रा मुश्किल लगता है। आज जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान में रहकर अपने लिए बड़े ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। We have with us today Mrs. Kehkashan Jabran. She is a development practitioner और इस वक्त पाक मिशन सोसाइटी की चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एपिसोड टुडे मैम कहकशां। Thank you so much. It's pleasure to be the part. थैंक यू। मैम कहकशां हैज़ मैनी, इनके बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं बोथ प्रोफेशनल लाइफ में और एकेडमिक लाइफ में। और मैम लिस्ट इतनी इतनी लंबी है जो मेरी प्रोड्यूसर ने भेजी मुझे, आपकी जो एक प्रोफाइल थी, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं शायद जस्टिस कर पाऊँगा। तो आई वुड लाइक यू टू शेयर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं इस वक्त तक। नाम आप मेरा बता चुके हैं। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है जहाँ पर वसाइल कम और ख्वाब बड़े होते हैं। राइट। और जब आप अपनी एक्सटर्नल, आपके इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट चल रहा हो, आप अपनी एक्सटर्नल फोर्सेस के बजाय अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे जब बिलीव करना शुरू करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे यू स्टार्ट बिग ड्रीमिंग। सो सिंस माई चाइल्डहुड मुझे ऐसे लगता था कि मैं दुनिया बदलने की ताकत रखती हूँ। सो जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया, आई डिड माई इंजीनियरिंग इन टेलीकम्युनिकेशन एंड आफ्टर डूइंग माई इंजीनियरिंग मुझे ऐसे लगा कि बीइंग इंजीनियर मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जहाँ मैं लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, आई एल नॉट एबल टू हैव इट। सो मैंने उस वक्त अपनी जो डायरेक्शन ऑफ लाइफ है वो चेंज की। आई हैव टेकन अ वेरी प्रोमिनेंट डिसीजन और फिर मैंने सोशल साइंसेस की तरफ अपना कदम जो है वो शुरू किया। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूरल वुमेन के एम्पावरमेंट पे काम करती थी। अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम था और उसमें मैंने शामिल हुई और ख़वातीन की तरक्की के लिए मैंने काम शुरू किया। एंड देन आई डिड माई MS इन सोशल साइंसेस एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई MPhil इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़। मैं इस चीज़ पे मुकम्मल यकीन रखती थी कि जब तक तहकीक ना की जाए तब तक तख्लीक नहीं हो सकती। सो एडिंग दीज पॉइंट्स टुगेदर मैंने रिसर्च में अपनी लाइफ शुरू की एंड आई हैव जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड 4 ऑफ माई रिसर्चेस। और जिसमें से एक रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK, लास्ट ईयर जून में आई प्रेजेंटेड माई रिसर्च देयर। और शायद मैं इन चीज़ों को अपनी अचीवमेंट नहीं कहती, इट्स अ जर्नी एंड द जर्नी इज स्टिल ऑन। Thank you very much, Ma'am Kehkashan, for sharing all of your achievements with us. I'm sure इस वक्त जो हमारे listeners सुन रहे हैं वो भी काफ़ी, मतलब मैं तो खैर इंस्पायर होने के अलावा थोड़ा सा ओवरवेलम थोड़ा सा शायद हो रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स इतनी यंग एज में। और फिर मेरे जहन में जो एक बात आ रही थी कि इंजीनियरिंग इन टेलीकॉम, इनिशियली आप उस डायरेक्शन में जा रही थी और फिर उसके बाद यू स्विच्ड और आप फिर आपने फिर सोशल साइंसेस में आपने डिग्री हासिल की। तो इस तरह के जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि आप एक ड्रीम, यू आर फॉलोइंग अ ड्रीम, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? व्हाट आर द चैलेंजेस? और यकीनन मतलब मैं अगर फैमिली की तो नहीं, मुआशरे की बात करूं, दोस्तों की बात करूं, तो वो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यार मतलब कल तो ये कर रहा था, आज ये कर रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है तुम्हारी। तो आपको ऐसी बातें सुननी पड़ी? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग शुरू की, आई वॉज वेरी लॉजिकल सिंस माई चाइल्डहुड। आई यूज टू कनेक्ट डॉट्स। सो मुझे लगा कि आई वॉज क्वाइट गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। बट वाइल आई एम डूइंग माई इंजीनियरिंग मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पिवट आया विच हैज़ चेंज माई इंटायर लाइफ टिल नाउ। ओके। मैं जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुई तो तब वहाँ की जो एक फ़ीस थी वो तकरीबन 20,000 रुपया पर माह थी। और जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडमिशन करवाया तो आई वाज क्वाइट अनसर्टेन एंड दे वर क्वाइट अनसर्टेन कि मैं इस इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। बट अच्छा। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, देयर वाज वन डेक्लेमेशन। उस टाइम मुशर्रफ का दौर था एंड देयर वाज नेशनल डेक्लेमेशन जो थी वो अनाउंस हुई। और उससे पहले आई यूज़ टू बी अ वेरी शाय पर्सन। मेरा कोई स्टेज एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आई वाज अ पर्सन जिसे स्टेज से बहुत डर लगता था, लोगों से बहुत डर लगता था। तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई कि टॉप
40 डिबेटर चुने जाएंगे पूरे पाकिस्तान से. सो माई फादर इनकरेज मी टू बी द पार्ट कि अगर तुम वहाँ जाके गवर्नर से मिलोगी तो मे बी वी गेट अ कंसेशन. सो बेस्ड ऑन दैट मोटिवेशन मुझे मेरे एक अंकल थे मिस्टर जॉर्ज क्लेमेंट, वो फॉर्मर MNA रहे और मेरे अब फादर इन लॉ भी थे. उन्होंने मुझे एक तकरीर लिख के दी, दैट वाज ऑन कायद्स विजन ऑन मॉडरेट पाकिस्तान. वो तकरीर जब मैंने वहाँ जाके पढ़ी, इट वाज द वेरी फर्स्ट डिबेट ऑफ माय लाइफ. और वहाँ पर 300 लोग थे, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े डिबेटर्स वहाँ पर आए हुए थे. एंड आई वाज सेलेक्टेड अमंग द टॉप 40 डिबेटर्स ऑफ पाकिस्तान. Wow. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. और उन्हीं दिनों में आई केम थ्रू वन ऑफ द इकबाल्स पोइट, एक पोइट्री थी उनकी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन. तो देन आई रियलाइज़ कि जो मेरी पूरी मोटिवेशन है, जो खुदा ने मुझे ये वॉइस दी है, जो इन्फ्लुएंस दिया है, आई एम नॉट एबल टू चैनलाइज इट वाई माई इंजीनियरिंग. सो मैंने एक बहुत अजीब सा डिसीजन ले लिया. और आई वॉज वर्किंग इन मोबिलिंग एज एन NSS इंजीनियर. और जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं सोशल साइंसेज में जाना चाहती हूँ, तो तकरीबन मेरा ख्याल है ख़ानदान के हर बंदे ने मुझे कॉल करके मेरी इस बेवकूफ़ी पे मुझे शाबाश थी कि इंजीनियरिंग तुमने स्कॉलरशिप पे ली, तुम्हें गवर्नर ने स्कॉलरशिप दी, इतनी मुश्किल से तुमने ये कंप्लीट की, और नाउ यू आर टर्निंग योर वेज. बट आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड अबाउट माई ड्रीम्स. मुझे लगता था कि शायद मैं 40 साल की उम्र में जाके ये फैसला करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा. आई नीड टू टेक डिसीजन नाउ. सो आई रिमेन स्टिक टू माई डिसीजन. उस डिसीजन की वजह से मुझे बहुत लंबा पढ़ने का रास्ता लेना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन बिकॉज आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन द लाइफ ऑफ पीपल. और मैं आई वांट टू डू समथिंग बिगर देन माई ओन सेल्फ. ये मेरा ड्रीम था. आई एम स्टिल परस्यूइंग माई ड्रीम कि मुझे लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करने में अपना हिस्सा डालना है. कुडोज टू यू कि आपने आपने अपना यू फॉलोड योर हार्ट. उसके बाद जो दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि थिंकिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, कि अपने से ज़्यादा, अपने से बाहर लोगों के बारे में सोचना. ये बहुत कम लोग, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आपकी पर्सनल लेवल पे बहुत आपको चैलेंजेस, तो मैं खुद कई कई बार ये सोचता हूँ कि यार मेरे अपनी इतनी मुश्किलात है, मैं किसी और के लिए क्या सोचूं. सो दिस इज़ इंडीड, ये बहुत कमेंडेबल बात है. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस. इसी बात से मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग अक्सर खुद को एलिमिनेट कर लेते हैं कि यार मतलब इतने मुश्किलात. आपने बताया कि फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी जो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, और यकीनन चैलेंजिंग होती है. एजुकेशन कहीं पर भी हासिल करना बहुत मुश्किल है. तो लोग अक्सर अपने आप को एलिमिनेट करते हैं कि हम फीस नहीं दे सकते, बिजनेस के लिए पैसे, इन्वेस्टमेंट नहीं हम ला सकते, तो वो अपने आप को एलिमिनेट करके दे स्टॉप, वो अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते. ऐसी सोच को की पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए आप क्या एडवाइस करती हैं? 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर बिग ड्रीम. मुझे लगता है कि ड्रीमिंग बिग इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ. क्योंकि जब तक आप ड्रीम बिग नहीं करते, आप अपने पूरे पोटेंशियल को एज अ ह्यूमन भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और अर्थ में क्या पोटेंशियल्स पड़े हैं उनको भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते. जी. सो आई थिंक 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, द सेकंड इज़ योर पैशन फॉर परस्यूइंग दैट पर्पस, एंड द थर्ड वन इज़ परसिस्टेंस. मुझे लगता है आपका जज्बा, आपका ये जो परसिस्टेंस लेवल है, ये अगर ज़्यादा होता है आपकी ज़िंदगी के मकसद को पाने के लिए, तो फिर आपके लिए ड्रीम बिग करना उतना टफ नहीं होता. ऑल दो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, रुकावटें रहती हैं, बेशुमार चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं और डेली बेस पे आती हैं. सो आपको अपनी उस मोटिवेशन को इंटैक्ट रखना पड़ता है, अपनी नज़र उस ख्वाब पे रखनी पड़ती है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाबों में बहुत ताकत होती है, बिकॉज दे आर द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर. वो जो खूबसूरत तस्वीर है, जैसे हम जब सैफुल मलूक जाते हैं, रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जी जी. बट दैट विजन के इस कॉम्प्लिकेशन के बाद एक खूबसूरत रास्ता नजर आएगा. सो दैट फॉर मी इज ड्रीमिंग बिग, इज Wow. दैट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर. मैम, पर्पस की आप बात कर रही हैं, और आपने अपनी जो स्टोरी अभी बताई है उसमें आपने शेयर भी किया है कि वो पॉइंट क्या था जहाँ पर आपको लगा कि दिस इज़ द पर्पस, ये मेरी ज़िंदगी का पर्पस है. थोड़ा सा अगर हम उस पर जूम इन करें उस बात पे, पर्पस, आप अपने लिए या कोई जो इस शो को इस वक्त देख रहा है, इस एपिसोड को देख रहा है, हाउ डू यू डिसाइड, आप डिसीजन कैसे लेती हैं? आपको पता कैसे चलता है कि यार ये जो मैं काम करने जा रही हूँ या काम करने जा रहा हूँ, ये एक टेम्परेरी ख्वाब नहीं है, दिस इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और मैं दुनिया में ये काम करने के लिए आया हूँ. सिंस माई चाइल्डहुड आई एम वेरी मच अफर्म ऑफ दिस फैक्ट कि मैं इस दुनिया में किस रीज़न की वजह से हूँ. आई एम नॉट जस्ट अ जनरल बर्थ. Nice. सो मुझे लगता है कि पेन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद पैशन. Wow. और व्हेन आई वाज चाइल्ड एट द एज ऑफ 12, मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए इन माय एरिया जहाँ मुझे ऐसे लगा कि पावर्टी इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी इवल्स. Right. कोई भी बंदा तब तक बुराई नहीं करता जब तक किसी महरूमी का शिकार नहीं होता. सो एट द एज ऑफ 12 मुझे ऐसे लगा कि किस तरह से 1 रुपया ज़िंदगी बदल सकता है. फिजिक्स में मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, मास इज इक्वल टू वेलोसिटी. जी. तो उस टाइम मैंने एक मॉडल क्रिएट किया कि कैसे 1 रुपया अगर 1 मिलियन लोग देते हैं तो वो 1 मिलियन का वेल्थ क्रिएशन हो जाता है. Right. सो फ्रॉम दैट लाइन दैट इज़ माई पैशन ऑफ लाइफ कि मुझे
पावर्टी डायनामिक्स का कोई हल निकालना है। आई नो दैट जो एब्सोल्यूट पावर्टी को रिड्यूस करना इज़ इम्पॉसिबल, बट वी कैन रिड्यूस द रिलेटिव पावर्टी। सो दैट इज़ माई मिशन ऑफ लाइफ कि मैं अब तक जो काम कर रही हूँ, आई वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं भी काम कर रही हूँ, पाक मिशन सोसाइटी, आई थिंक दे आर वेरी अलाइंड विद माई विजन एंड मिशन, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि अगर ओल्ड सोल्यूशंस काम नहीं कर रहे तो हमें नए सोल्यूशंस की तरफ देखना है। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी आर डेवलपिंग डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के पावर्टी डायनामिक्स को, जो कि बहुत मल्टी लेयर्ड हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो पेन और पैशन का रिलेशन है, यही मेरा पर्पस है। और ये मुझे, आई थिंक दिस बिग ड्रीम इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर मी। ये मुझे हर रोज़ के हिसाब से वो ईंधन देता है जिससे मेरी गाड़ी हर रोज़ कुछ स्टेप फॉरवर्ड जाती है टुवर्ड्स माई ड्रीम्स। मैम, ख्वाब देखना, बड़े ख्वाब देखना एक तरफ, दूसरी तरफ ज़िंदगी के जो चैलेंजेस, मसले मसाइल, बीमार होना, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस, ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जिनका आपको सामना करना पड़ा? देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस जिसका भी डे बाय डे बेसिस पे भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो एक्सटर्नल चैलेंजेस को अपने पे इतना हावी नहीं करती, बट जिन चीज़ों को मेरी मेरी ऑब्स्टेकल्स रहे, देयर वर जी। टू। द वन इज़ माई इंटरनल फियर्स एंड वन वर माई लिमिटिंग बिलीव्स। सो जब आप कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं, तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी राह की सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। एक आपके अपने डर, चूँकि मैं किस तरह का बंदा थी जो कभी भी स्टेज पे बोल नहीं पाती थी। व्हेन हम्म। गॉड गिव मी दैट स्ट्रेंथ कि मैं आके बहुत सारे लोगों के सामने बोलूँ। मैंने तकरीबन 12 ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया है, एंड आई यूज्ड टू बी द वॉइस ऑफ द अनसर्व्ड पीपल। तो ये जो आवाज़ आगे लेके जाने की जो एक स्ट्रेंथ मिली, ये मुझे वहाँ से मिली। तो मुझे लगता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे एक्सटर्नल मसले मसाइल नहीं है जिनको मैनेज करना पड़ा, और यू हैव टू नेविगेट थ्रू देम टू मेक श्योर कि आप अपने, आपके जो ड्रीम्स हैं, या जो एक आपका एक पाथ आपने अपने लिए चुना है, आप उससे ना हटें? I think that is that criticism. ओके। I think being a woman, being राइट। a minority, being a wife, being a mother, हम्म। there are a lot of glass ceilings. राइट। बहुत सारी ग्लास सीलिंग्स होती हैं जो आपको ब्रेक करनी पड़ती हैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो क्रिटिसिज्म का एक फैक्टर है, एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू गो इन सम अदर कंट्री टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड टू रिप्रेजेंट माय ऑर्गेनाइजेशन एंड जी। टू रिप्रेजेंट माय पीपल, जी। तो बहुत सारे लोग जो मदर्स हैं वो मुझे एम्पथाइज करने की वजह से एम्पथाइज करती हैं कि आपकी हम्म। बेटी बहुत छोटी है, तो इसका सारा जो बचपन का टाइम है वो चला जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जब आप अपनी ड्रीम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो हमारे कल्चर में देयर आर लॉट ऑफ ग्लास सीलिंग्स जो आपको ब्रेक ठीक है। करनी पड़ती हैं। तो ये इस तरह की ग्लास सीलिंग्स हैं जो मैं अक्सर फेस करती हूँ अभी भी। विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन भी आप फेस करते हो, विद इन योर फैमिली भी फेस करते हो, विद इन योर सोसाइटी भी फेस करते हो। बट आई थिंक दैट जो पुख्तगी है ना अपने ख्वाब तक पहुँचने की, मुझे लगता है कि वो आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है जो आपको आगे लेके जाती है। तो आपको सपोर्ट किसने किया फिर, या आपको सपोर्ट किस तरह से मिली, स्पेशली जिस तरह से आपने कहा कि यू आर ए मदर, आप एंड अ वाइफ, तो ये जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इनको आप, स्पेशली माँ होना, अ, आपकी सपोर्ट कौन करता है फिर, या आपकी सपोर्ट किस तरह से होती है जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल, या इवन विद इन पाकिस्तान जब थोड़ा सा ऑफिस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा चल रहा है, हम्म। क्रंच टाइम चल रहा है, सपोर्टिंग फैक्टर्स आपके क्या हैं? मुझे लगता है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट बहुत आइडियल रही। राइट। व्हेन आई वाज यंग, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर सिस्टर, दे वर सुपर सपोर्टिव टू मी। जब मेरी जी। शादी हुई, आई थिंक जो आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन जिनके हस्बैंड उनके ड्रीम्स पे बिलीव करते हैं। वाओ। सो आई थिंक ही इज़ द वन जो कि मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। माय हस्बैंड एंड माय पेरेंट्स एंड माय मदर इन लॉ। व्हेन आई यूज्ड टू गो आउटसाइड, जनरली मदर इन लॉज का जो इमेज होता है कि वो इतना सपोर्टिव नहीं होता, बट इन माय केस माय मदर इन लॉ सपोर्ट्स मी अलॉट। शी सेज कि तुम बाहर जा रही हो किसी अच्छे काम के लिए, वी विल टेक केयर ऑफ आर्या, वाओ। माई डॉटर। सो आई थिंक दैट सपोर्ट सिस्टम। एंड और एक और चीज़ मुझे लगता है जो वाइडर ऑडियंस के लिए है कि ज़िंदगी में आपके राइट मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी हैं, जी। विद इन योर फैमिली भी और आउटसाइड योर फैमिली भी, जो आपको चैलेंज करें। वो लोग नहीं जो सिर्फ आपकी तारीफ़ें करें। सो आई थिंक मैं इस मामले में भी बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे हैं। सो आई थिंक मेंटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है आपकी लाइफ को आगे लेके जाने में, और आपको आपकी लाइफ के विजन को ब्रॉडर करने में दे प्लेड अ ग्रेट पार्ट। मेंटर्स के साथ-साथ मेरा ख़्याल से, और जो मैंने बात आपसे, जो सवाल आपसे पूछा था, वो इसलिए भी था क्योंकि मेरे ख़्याल से एक सपोर्ट सिस्टम का होना, सपोर्टिव सपोर्ट सिस्टम का होना, अच्छे सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर कोई एक, क्योंकि एक इंडियन मूवी थी जो मैंने कुछ साल पहले देखी थी, और उसमें जो बाप है 2 लड़कियों का, और वो इंटरनेशनल स्टेज पे, नेशनल स्टेज पे वो कुछ अचीव करती हैं, तो वो ये बात करता है कि यार हम, अब मुझे एग्जैक्टली खैर याद नहीं कि कौन बात करती, लेकिन बात ये थी कि हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे
XYZ हम्म, काम कर जाएं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार उनके माँ बाप ने क्या सैक्रिफाइसेस या उनके माँ right, बाप ने क्या सपोर्ट सपोर्ट उनकी की थी, उनके माँ बाप ने उन किन किन चीज़ों से मना नहीं किया। हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आजकल मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ बाइक्स पे बैठ के ऑफिस जा रही होती हैं, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि यार वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने कामों के लिए अगर बाजार जाना है या कोई भी ऐसा छोटा मोटा घर का काम है वो इंडिपेंडेंटली जाके कर सकती हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के। और लेकिन यकीनन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो उनको कहेंगे कि यार आप क्यों बाइक चला रही हैं, ये तो एग्जैक्टली, एक खैर दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन। कोई ऐसी चीज़ कोई मैं रिग्रेट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोई लर्निंग्स आपकी जर्नी से जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, एनीथिंग जो आप शायद इस वक्त जब आप बैठ के सोचती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, कि आप के जहन में कभी ये बात, दिल में कभी बात आती है कि ये मैं चीज़ थोड़ा सा डिफरेंटली कर लेती। इट इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दफ़ा बीइंग वेमेन हम राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ओके। लेकिन हम बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते। आई थिंक माशरे का ये जो रवैया है लोगों को बड़े ख्वाबों की तरफ ना जाने देने का, इसके हम्म। पीछे स्टोरीज़ हैं। जब लोगों को राइट्स दिए गए तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं की। देयर आर लॉट ऑफ सच केसेस। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जिनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, उनके पास उन सक्सेस स्टोरीज, उन रोल मॉडल्स की कमी है। अगर हम ऐसे रोल मॉडल्स प्रोपोगेट करेंगे और अगर ख़वातीन जिनको उनके भाई ये आज़ादी देते हैं कि वो काम करें, जिनके हम्म। हस्बैंड्स उनको ये आज़ादी देते हैं कि वो काम करें, उनका सपोर्ट सिस्टम, तो वो पॉजिटिव स्टोरीज़ हों, वो राइट। नेगेटिव स्टोरीज़ ना हों। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर हम जिस माशरे में रहते हैं, एक औरत अगर कोई चीज़ गलत करती है तो वो 100 लोगों का रास्ता बंद करती है। तो मुझे लगता है हमारा सपोर्ट सिस्टम इसलिए इनेबलिंग नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव स्टोरीज़ रही हैं। सो इन दिस मुझे लगता है कि एडवाइस ये है कि जो लोग भी, जिनको फैमिली ये सपोर्ट देती है कि वो अपना एक कदम उठाएं, तो वो सिर्फ राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करें। देन अगर बहुत सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे तो आई बिलीव कि ये नॉर्म एक दिन चेंज हो जाएगा। फिर कोई एक कहकशा नहीं होगी जिसे कोई सपोर्ट कर रहा होगा, बट देयर कुड हम्म। बी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल जिनको लोग सपोर्ट कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ कि ये नॉर्म हमने चैलेंज करके इसको तब्दील किया। एक और जो चीज़ थी जो जब आपकी मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, और इस वक्त हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपने इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत किया है। आपके कभी ज़हन में नहीं आया कि यार मैं इतने मुल्कों में ट्रैवल कर रही हूँ, आप यूके भी गई हैं रिसेंटली, तो वहाँ पे ज़ाहिर है एक डेवलप्ड कंट्री में और एक डेवलपिंग कंट्री का जो लाइफस्टाइल है बहुत फ़र्क है। आपके दिल में कभी बात नहीं आई कि अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए आप भी बाहर चली जाएँ? इन 2011 जब मुझे पहली दफ़ा मुझे मौका मिला स्पेन जाने का, वर्ल्ड यूथ डे था। आई जी। वाज आई थिंक हार्डली 21 ईयर्स ओल्ड एंड दैट वाज अ शेंजन वीज़ा। राइट। और जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर मैंने एशिया का जो एक प्रोग्राम था वो होस्ट किया। तो मुझे वहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, हुँ। क्योंकि शेंजन वीज़ा तुम्हें इतनी अर्ली एज में मिला, 5 साल थोड़ी सी एफर्ट होगी लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली का जो फ्यूचर है ना वो सेफ हो जाएगा। राइट। बट वही वो इवेंट था जहाँ पर आई थिंक जीसस टच माई लाइफ। और मुझे ऐसे लगा कि इन पाकिस्तान अगर हम थोड़े हैं तो वी आर द सॉल्ट ऑफ पाकिस्तान। वॉव! और जो सॉल्ट ऑफ पाकिस्तान होने का जो कॉन्सेप्ट और मुझे वो फ़ील जो वहाँ, वो आज तक मैं अपने साथ कैरी किए हुए हूँ। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मेरी मुझे कभी ये मोटिवेशन नहीं आती कि मैं कहीं बाहर रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर खुदा ने जो मेरे लिए ब्लेसिंग रखी है, वो मैं जहाँ कहीं भी होंगी वो ब्लेसिंग मेरे साथ होगी। देयर इज़ नो वॉव! नीड कि मैं बाउंड्रीज से बाहर जाऊँगी, पाकिस्तान से बाहर जाऊँगी तो खुदा मेरे लिए कोई और तरह की ब्लेसिंग क्रिएट कर देगा। जो खुदा ने मेरे लिए ब्लेसिंग रखी है वो यहाँ पर ही है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि वी आर द सॉल्ट इन दिस कंट्री। और हमने ये जो, क्योंकि अगर नमक ना हो तो किसी चीज़ का मज़ा नहीं होता। बिल्कुल। सो वी वांट टू बी द सॉल्ट ऑफ दिस लैंड। सो आई एम वेरी हाईली कन्विंस्ड कि हमें इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क के लिए काम करना है और इस मुल्क की कंडीशंस को बदलना है। बीइंग मिनॉरिटी भी जी। हम इस मुल्क की कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। दैट शुड, और आई ऑलवेज बिलीव कि हमने कोई हमेशा हेटेड स्टोरीज को प्रमोट नहीं करना। जी। हमने जो पॉजिटिविटी की स्टोरीज है उनको इन्हांस करना है, उनको हाईलाइट करना है, क्योंकि हम उस खुदा को मानते हैं जो उम्मीद का खुदा है। और उम्मीद का खुदा हमें हमेशा ये सिखाता है कि हर रेजरेक्शन के बाद जो है ज़िंदगी है। अम, कभी आपको क्रिटिसिज्म सुननी पड़ी जिसकी वजह से आपकी जो एक इनर डायलॉग जो चल रहा होता है या सेल्फ डाउट आपके दिल में आ जाती है, आप इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करती हैं? आई थिंक क्रिटिसिज्म को डील करने में द एलिमेंट ऑफ फेथ प्लेज अ ग्रेट रोल। राइट। इसके एक मिसाल आपके साथ शेयर करती हूँ। देयर वाज अ टाइम इन 2022 जब मैं बहुत सारे, मुझे खुदा ने ब्लेस किया कि मैं 3 से 4 इंटरनेशनल विजिट्स पे गई वेयर आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। ओके। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो देयर वर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन मी। सो उस पॉइंट पे मैंने खुद को बहुत लो फील किया। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा काम करके आई हूँ और उसके बदले बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बजाय आई एम फेसिंग द क्रिटिसिज्म एनवायरनमेंट। सो मुझे एक स्ट्रेंथ मिली, मुझे मेरे एक मेंटर हैं, स्पिरिचुअल मेंटर, उनसे मुझे ये स्ट्रेंथ मिली कि मैंने उनसे कहा कि देखें जी, मैं इतना अच्छा करके आई हूँ और मुझे ये वाला सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि
तुम जीसस के एग्जाम्पल को जहन में रखो, जब लोग ने उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा मुंह उनके आगे कर दिया। वो हमेशा जीसस अपने एक्ट से लोगों को सरप्राइज कर देते थे। हम्म। जब लोग उनके साथ बुरा करते थे तो ही कम अप विद समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, कि लोग हैरान हो जाते थे कि इतने बुरे के बाद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। सो मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर ने मुझे गाइड किया कि जब कोई तुम्हारे साथ कोई क्रिटिसाइज तुम्हें करता है या तुम्हारे बारे में बुरा कहता है तो तुम उसको अपनी अच्छाई से सरप्राइज कर दो, बिकॉज इट्स अ क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर। क्योंकि अगर कोई बुरा करता है आप उसको बुरा रिप्लाई करते हो तो इट्स नॉट क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर। सो आपको सरप्राइज करना है लोगों को विद योर बुरे पे भी अच्छा करके। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर स्पिरिचुअल मेंटरिंग आई थिंक प्लेज अ ग्रेट रोल। उसके अलावा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक जो वर्ड्स है वो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है, वो ये है कि बिहोल्ड आई एम विद यू। और ये चीज़ कि मेरा नाम उसकी हथेली पर लिखा है, दैट्स मोटिवेशन। कि कहकशां का नाम खुदा की हथेली पर लिखा है, इसका मतलब है कि वो मेरे बारे में हर रोज़ कंसर्न है। वो सिर्फ मेरी बड़ी चीज़ों के बारे में कंसर्न नहीं है, वो मेरी छोटी चीज़ों के बारे में भी कंसर्न है। और मैं कहीं पे भी मुश्किल में आती हूँ ना तो मुझे ये वर्ड्स मेरे इर्द गिर्द घूमती है कि बिहोल्ड आई एम विद यू, आई एम विद यू। और ये स्ट्रेंथ कि आई एम विद यू, आई थिंक कि जितनी भी मुश्किलात रास्ते में आ रही होती हैं उनको दूर करने में, उनको पीछे करने में, ये जो वर्ड्स है मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है। फिर एक और चीज़ मुझे लगता है कि जो ड्रीमिंग बिग से मैं रिलेट कर सकती हूँ समथिंग फ्रॉम बाइबल, कि तू जा और दुनिया को मामूर और महकूम कर। हम्म। मतलब कि जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो उसने ये नहीं कहा कि आई एम गिविंग यू द परफेक्ट वर्ल्ड, इसमें कोई और गुंजाइश नहीं है। उसने कहा हम्म। तू जा, तू एक्सप्लोर कर, इसको महकूम कर, मामूर कर, इसको बढ़ा। तो मुझे लगता है कि जो ड्रीमिंग बिग का कॉन्सेप्ट है ये इससे बहुत रिलेट करता है। वाओ। क्योंकि जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, लाइक एलन मस्क ने सोचा एक इम्पॉसिबल चीज़ को जो लोगों को लगता था पॉसिबल नहीं है, हम्म। उसने पॉसिबल बनाया। तो आई थिंक ये जो दुनिया को एक्सप्लोर करने की, दुनिया को मामूर और महकूम करने की जो चीज़ है, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस जो मेरे अंदर रहती हैं और मुझे स्ट्रेंथ देती हैं। मैम आपकी एक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, जैसे कि आपने कहा कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं आप, और उसके बावजूद आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की ओवर द कोर्स ऑफ योर करियर। तो कोई एक रोड मैप फॉर सक्सेस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, जो आप अपने अपनी जर्नी से शायद कोई 5 6 10 कुछ स्टेप्स आपने सोचे हो कि यार अगर कोई इसी तरह की जर्नी अपने लिए, इफ समवन वांट्स टू क्रिएट अ जर्नी ऑफ देयर ओन, तो वो इस तरह की चीज़ें अगर करें, इस तरह से सोचें, तो शायद वो भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है और अब मैं इंजीनियरिंग जो है वो ह्यूमंस पे करती हूँ। राइट। सो लाइक जैसे 3D इफेक्ट्स होते हैं, आई जी। हैव डेवलप्ड समथिंग फॉर माय मोटिवेशन, कि जस्ट आई रियलाइज कि जो सक्सेस का रास्ता है वो आसान नहीं होता। सो एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने इस पूरी ड्रीमिंग बिग की रियलिटी को अपने लिए एक इक्वेशन में इक्वेट किया, राइट। और आई वुड लाइक टू शेयर दैट इक्वेशन विद यू, दैट इज बेस्ड ऑन 5 Ds। द फर्स्ट वन इज़ योर ड्रीम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम बिग, क्योंकि जब आप बड़ा नहीं सोचते तो आप बड़ा नहीं पा सकते। देन आप अपनी मंजिल तय करें। द सेकंड इज़ डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत सारे ख्वाब हो सकते हैं लेकिन आपको कोई मंजिल तय करना ज़रूरी होता है। देन जो तीसरी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब फैसले सही ना किए जाएँ तो ना आप अपनी मंजिल तय कर पाते हैं और ना अपने बड़े ख्वाबों तक पहुंच पाते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप अ रोड मैप। आपको जो भी समझ है अपने ड्रीम्स तक पहुंचने की, आप उसका एक रफ या उसका एक बहुत प्रॉपर किस्म का रोड मैप ज़रूर बनाएं। और आखिरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टारगेट सेट करें, डेवलप योर टारगेट्स। सो अगर आप इन 5 Ds को यूज़ करते हैं, देन यू विल एबल टू अचीव योर ड्रीम्स, बिकॉज हर किसी का ड्रीम डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं, जो दुनिया की रियलिटीज़ में इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं कि उनको लगता है कि ख्वाब देखने की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ख्वाब ही हैं जो आपको आपके बूढ़े होने तक की एनर्जी देते हैं कि आप दुनिया में कुछ पर्पसफुल लाइफ जो है वो जी सकें। दुनिया के कुछ हालात और हमारे मुल्क के स्पेशली थोड़े से हालात ऐसे हैं कि नौजवान, स्पेशली नौजवान, शायद थोड़ा सा हेल्पलेस, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि वो स्टक फील कर रहे होते हैं कि यार हम आगे आगे का रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? इसमें आई वांट टू गिव एडवाइस ऑन 2 एरियाज। वन इज़ द स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि हमें बाइबल में ये मिलता है 365 टाइम्स ये लिखा हुआ है, खौफ ना खा ना घबरा। तो ये जो चीज़ है आई थिंक इट रिलेट्स क्वाइट टू द ड्रीमिंग बिग। अगर आप खौफ नहीं खाते तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी से मुतल्लिक एक छोटी सी नज़म है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है, ओके। जो कि जाना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं अबाउट बड़े ख्वाबों का सोचना चाहते हैं। सो आई वांट टू शेयर वन स्मॉल प्लीज़ पोएम। प्लीज़। डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर, आगे बढ़। छोटे घर में रहने वाला बड़ा नहीं सोच पाएगा, ये डर तुझे समझाएगा, लेकिन तू अपने ख्वाब बुनता जाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, आगे बढ़। जिंदगी के हर मोड़ पर
कोई दर्द तुझे सताएगा और उस दर्द का फ़ायदा ये डर बिना चूके उठाएगा। वो तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या वो ये लिख के दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर, कुछ अलग कर। तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, लेकिन तू अपना हुनर दिखाएगा। अपनी हर कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होके खेल, डर से मत डर, कुछ अलग कर, आगे बढ़। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम कहकशां। एक तो बहुत आपने खूबसूरत नज़म, बहुत रेलेवेंट नज़म आपने सुनाई, और जिस तरह से आपने उसको कनेक्ट किया विद ड्रीमिंग बिग। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने आज के दिन, छुट्टी के दिन आपने वक्त निकाला हमारे साथ अपनी अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस और थोड़ी सी इंस्पिरेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच कि आज का एपिसोड आपने देखा, और यकीनन बहुत सारी जो मैम कहकशां की बातें हैं, जो इनकी जर्नी थी, आप भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे, जैसे मैंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली है आज की कॉन्वर्सेशन से। तो याद रखें, कंटिन्यू टू ड्रीम बिग। और इस छोटे से मैसेज के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। कोई कमेंट्स अगर आप छोड़ना चाहते हैं हमारी टीम के लिए या मैम कहकशां के लिए, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। Until next time, God bless and Khuda Hafiz.